हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 3 और वर्ल्ड वॉर 3 की होने की पॉसिबिलिटी और ना होने की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। हम देखेंगे कि ये एक ट्रांजिशन है यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें एक यूएसए सुपर पावर था, उससे मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें 4 सुपर पावर उभर के आएंगे, जिसमें एक भारत भी होगा और बिना वर्ल्ड वॉर 3 के होगा। तो जितने भी जो लोग ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, वो वर्ल्ड वॉर 3 की न्यूज़ फैलाकर स्ट्रेस में डालते हैं हमें, और उससे जो शेयर मार्केट में डिप आता है और जो ये इस तरह की घटनाएं होती हैं उनसे वो फ़ायदा भी कमाते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 से समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि यूनिपोलर वर्ल्ड क्या था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन और यूएसए 2 पावर बची थी जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती जा रही थी, अपने रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती जा रही थी। एक कह रहा था मैं सोशलिस्ट गवर्नमेंट रखूँगा जिसमें सारा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी नहीं, वो सारी सरकार की होगी, कॉमन मैन की होगी सबकी। और दूसरा कह रहा था मैं कैपिटलिस्ट रखूँगा जिससे प्राइवेट पावर होंगी, जिससे परफॉर्मेंस और एक्सीलेंसी इस तरह से आएगा। 1990 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, फाइनेंशियल उसको मोटिव ख़त्म हो गया लोगों का काम करने का, और उसके बाद बच गया यूएसए। तो यूएसए ने फिर बदमाशियाँ करनी शुरू करी और क्या किया कि उसके जो भी अगेंस्ट बोलता था या कोई उसको कहता था, वैसे तो कहता था डेमोक्रेसी, लेकिन वो कहता था कोई कहे कि मैं डॉलर के बदले कुछ और नेशनल करेंसी में ट्रेड करूंगा, उससे को मार देता था। जैसे सद्दाम हुसैन और गद्दाफी दोनों की गलती ये थी कि उन्होंने डॉलर के अलावा गोल्ड में ट्रेड करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो मर गए और उनको डिक्टेटर कह के ये गंदे हैं नैरेटिव ऐसा फैलाया और उनको अटैक भी कर दिया। पर असली डिक्टेटर थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया, पर जैसे ही डॉलर पे उन्होंने अटैक किया तो उनको मार दिया गया। तो ये बदमाशी यूनिपोलर वर्ल्ड में चल रही थी। साथ ही साथ यूनिपोलर वर्ल्ड में कहीं लोग एक ना हो जाएं और एक होकर हमारे अगेंस्ट ना बोलने लग जाएं, उनको आपस में लड़वाया जाता था। तो एक फॉल्ट लाइन क्रिएट की जाती थी। आपकी जो ट्रेडिशंस हैं, आपके जो मतलब वैल्यू सिस्टम है, उसको केयरफुली स्टडी किया जाता था। फिर कमी निकाली जाती थी, देखो इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। फिर उस कमी को जो उसके विक्टिम होंगे और जो उसके गेनर होंगे उनको बीच में दीवार पैदा की जाती थी डॉलर के प्रभाव से। अब क्योंकि ये डॉलर जाने वाला है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज़ ने सारा गोल्ड कलेक्ट करना शुरू कर दिया है और ट्रेड नेशनल करेंसीज में करना शुरू कर दिया है, तो यूएसए की जो पहुंच है इस पर डेंट लगा है काफ़ी। लेकिन इसमें भी कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो चाहती हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड बने और कुछ चाहती हैं जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहती हैं। साथ में जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है वो चाहता है कि डी डॉलराइजेशन ना हो, और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है वो चाहता है कि डी डॉलराइजेशन हो। जब ये एग्री हो गया है कि डी डॉलराइजेशन होगा, उसके बाद की एक हाइपोथेसिस है कि अगर डी डॉलराइजेशन हो चुका है तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस क्या रहेगा, अगर डी डॉलराइजेशन नहीं हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस क्या रहेगा। ये दो पॉसिबिलिटी हैं, दो हाइपोथेसिस हैं। पहली हम मान के चल रहे हैं डी डॉलराइजेशन हो चुका है, बैकग्राउंड में ब्रिक्स ने सारा सोना खरीद चुका है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, जिनका डॉलर अब घूम फिर के उन्हीं की करेंसी में वापस जाएगा और उसके बदले में लोग सोना या कुछ और चीज़ मांगना शुरू करेंगे, तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि मैं सारी दुनिया का ठेका पुलिसिंग का नहीं उठाऊंगा। जब वो कहेंगे मैं सारी दुनिया का ठेका पुलिसिंग का नहीं उठाऊंगा, तो वो अपना एक रीजनल स्फीयर ढूंढेंगे कि अमेरिका के आसपास के देशों में कनाडा भी गवर्नर है, ये 51वां गवर्नर है कनाडा के, प्रेसिडेंट को बोलते हैं। इस तरह से वो रीजनलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। ये पॉसिबिलिटी तब है जब डी डॉलराइजेशन हो चुका है बैकग्राउंड में। तो साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहेंगे कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह थे, जितने भी जो थे, वो तब के लिए ट्रू थे जब मेरा डॉलर, मैं आपसे एशिया से बस एक डॉलर प्रिंट करके, जिसमें प्रिंट करने में 17 सेंट लगते हैं 100 डॉलर को प्रिंट करने में, और सामान मेरा 8500 का मैं अनाज में खरीद सकता हूँ और 17 सेंट प्रिंट करने में मेरे को लगता है। जब तक ये चल रहा था तब तक तो फ्री ट्रेड था। उसके बाद फ्री ट्रेड और ये इस तरीके का ट्रेड डिस्ट्रप्शन हो और रीजनलिज्म बटे, मल्टीपोलैरिटी बटे, अलग अलग देशों का स्फीयर बटे, लोगों की एक वॉइस, जो ग्लोबल पुलिसिंग की रोल था वो यूएसए का ना रह जाए, वो चला जाए,
इसकी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही करी गई है। जैसे हम देखते हैं डीडॉलराइजेशन हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्रेड लगा के 100 देशों पे ट्रेड लगा दूंगा, इतने देशों पे ट्रेड लगा दूंगा, मल्टीपोलैरिटी लाने की कोशिश में हमारे साथ हैं वो। यानी वो भी चाहते हैं कि अब मल्टीपोलैरिटी आ जाए, मेरा ग्लोबल पुलिसिंग का रोल ना रहे और मैं बस अपना रीजन देखूं। भारत अपना रीजन देखे, चाइना अपना रीजन देखे और रशिया अपना रीजन देखे। तो ये सब चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कोई बेवकूफ़ नहीं होंगे, वो बड़े समझदार आदमी होंगे, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी डिमांड कर रही है। अब यूएसए का रोल नहीं रहा कि वो अफ़गानिस्तान पर भी बम बरसाए, कोई दादा बन गया तो, और वो वियतनाम पे भी बरसाए, वो नहीं रह गया। अब वो बन गया है कि वो कहीं अमेरिका के आसपास का एरिया देखे, उसी को पुलिस कर सके। वेनेजुएला वगैरह पर, इन छोटे देशों पर कुछ कर सकता है तो कर सकता है, इसके अलावा वो आगे तक नहीं बढ़ सकता। तो ये है एक ग्रेट गेम। तो अब जो चाहते थे यूनिपोलर वर्ल्ड में रहना और जो चाहते थे मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहना, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये ऐसी संस्था है जो 140 देशों में फैली हुई है, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी इसकी मेंबर हैं। ये चाहती हैं कि डॉलर की फंडिंग मिलती रहे, तो ये चाहेंगे यूनिपोलर वर्ल्ड बना रहे। साथ ही यहाँ बीजेपी है जो दूसरी तरफ की है, एक पार्टी है, ये चाहती है कि हमारा क्षेत्रफल बड़ा हो, यहाँ पर पुलिसिंग का रोल अमेरिका ना करके हमें मिले। तो ये चाहती हैं यूएई से कंबोडिया तक का अखंड भारत हमारा हो, और हमारी एनर्जी नीड सऊदी और गल्फ कंट्रीज से पूरी हो, और हमारा जो ट्रेड है वो इंटरनल कंजप्शन पे आधारित हो, जिससे हमें अपनी करेंसी को डिवैल्यू ना करना पड़े, ताकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जैसे चाइना चीप मैन्युफैक्चरिंग बनाता है, वैसा हम नहीं चाहते हैं। और जो ग्लोबलिस्ट फोर्सेस हैं, जो ऐसे यूरोप है, जो कहते हैं, मतलब असल में तो वाइट सुप्रीमेसी है उनमें, तो जो ग्लोबलिस्ट फोर्सेस हैं वो चाहती हैं यूनिपोलर वर्ल्ड में ही बना रहे, डॉलर चलता रहे, यूनिपोलर वर्ल्ड बना रहे। रशिया, वो साथ में देखते हैं, रशिया का भी क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा मल्टीपोलर वर्ल्ड में, तो रशिया भी चाहेगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। ठीक है, अब यूनिपोलर वर्ल्ड को देखते हैं, उसका मोटिव क्या है। उसका मोटिव क्या है, कैसे बनाओगे यूनिपोलर वर्ल्ड? वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, जिससे कभी वॉर ही नहीं होगी, क्योंकि वो कोई सामने वाला है ही नहीं लड़ने को। तो मोटिव क्या रहता है, हर आइडेंटिटी को मिटा दो, नेशनलिज्म की हर आइडेंटिटी को मिटा दो, और मासिस को एक यूनिट ऑफ लेबर, चाहे आप वर्कर हैं, ऑफिसर हैं, मतलब एक आप फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए, और इस तरीके से आपकी, अगर आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए, आप सिंगापुर चले जाओगे, आपको सैलरी घटा दी जाए, आप कहीं और इंडिया में आ जाओगे, अगर सैलरी कहीं और पैकेज दे दिया, कहीं अफ्रीका में भेज दिया जाओगे, तो इस तरह से नेशनल आइडेंटिटीज़ को रिड्यूस कर आपको एक, मतलब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मान के, और इस तरह से कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, ताकि आप रेजिस्टेंस पैदा करने की सिचुएशन में हो ही ना कभी। वहीं जो एंड पॉइंट दिखाए जाते हैं, जैसे एटीट्यूड चेंज करने के लिए, ऐसा किया कैसे जाएगा, वो कहेंगे देखो नेशनलिस्ट तो हिटलर था, आप हिटलर जैसे बनना चाहते हो क्या? आपका जवाब होगा नहीं, हिटलर नेशनलिस्ट था, हिटलर अपनी रेस के लिए परवाह करता, रेसिस्ट था, तो आप कहेंगे नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा, तो आप नेशनलिस्ट नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी वो असल में हिटलर की वजह से नहीं हुई थी, वो असल में कॉलोनियल रेस की वजह से हुई थी, अपनी कॉलोनी की रेस की वजह से हुई थी। तो यूरोप चाहता है अभी भी वैसा कॉलोनाइजेशन, जो फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन है फिएट करेंसी का, वो बना रहे, और लोग अपनी नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी को भूलते चले जाएं। अब जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है किसी जगह की, वो उसकी इकोनॉमी और ज्योग्राफी के हिसाब से कोरिलेटेड होती है। तो उसको अगर आप एक नेगेटिव वे में, एक गिल्ट पैदा करने के वे में दिखाते जाएं, एक एंड पॉइंट में कि देखो आपकी, अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाएंगे तो आप एंड में यहाँ पहुँचेंगे, तो फाइनल गोल दिखा दो तो आदमी को कह देता है नहीं नहीं यहाँ तो हमें नहीं जाना। तो इस तरीके से उनको नेगेटिव वे में दिखा के ट्रेडिशंस को, और आपके जो फोर फादर्स हैं उनकी तरफ एक आपको गिल्ट में बनाया रखा जाता है। साथ में जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड में बहुत सारे फेस्टिवल्स और जो हैं लैंग्वेजेस, जैसे नेटिव लैंग्वेजेस, मदर टंग, इन पर फोकस किया जाता है, जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, ये सारी जो बोलने वाले लोग हैं। अभी हम ये सोचते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम मॉडर्न नहीं हैं, हम एक इन्फीरियर फील करते हैं अपने आप में, लेकिन इंग्लिश
ना आना मल्टीपोलर वर्ल्ड में कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अपनी मदर टंग ना आना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन सकता है, पर नेटिव लैंग्वेज पर जो प्राउड है वो बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए जो अपनी नेटिव लैंग्वेज हैं, जो उनका जो चलन है, तो वो अभी बढ़ रहा है मल्टीपोलरिटी में। अब देखते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी मल्टीपोलर वर्ल्ड में, क्योंकि जो यूनिपोलर वर्ल्ड था उसको कंफ्यूज करवाया जाता था मॉडर्निटी को वेस्टर्नाइजेशन से। मॉडर्निटी का मतलब होता है लर्निंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये जो स्किल सीखने की बात है, नॉलेज सीखने की बात है, इसको मॉडर्निटी बोलते हैं। लेकिन जो वेस्टर्नाइजेशन होता है, इंग्लिश बोलना, वो स्पोकन इंग्लिश आपकी अच्छी हो लेकिन आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, तो वो आपको वेस्टर्नाइज बना रहे हैं। तो अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं लेकिन गरीब हैं, पर वो इंग्लिश बोलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड में सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, आपका कोई नेशनलिज्म सेंटिमेंट नहीं होगा, आपके फेस्टिवल, आपका कल्चर, रिलीजन, ये सब आपको नेगेटिव वे में गिल्ट पैदा करने के लिए बनाए जाएंगे। लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिल्कुल इससे अपोजिट होगा। और जो इकोनॉमिक से पॉइंट ऑफ व्यू से होगा मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जैसे हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन 1800 तक 24% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी था, तो इसका पोटेंशियल भी अब हमारा बढ़ जाएगा मल्टीपोलर वर्ल्ड में। जीडीपी का वर्ल्ड पॉपुलेशन उसमें वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 24-25% तक चला जाएगा। लेकिन वहीं जो यूरोप का वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा हमारे से। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइज। Hope you like it. Please like, share and subscribe my channel.